हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। कल के क्लास में साइंस के प्रश्न संख्या 10 तक की बात किया था। तो आइए आज के सेशन को प्रश्न संख्या 11 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए आपके प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा है। आपको प्रश्न में कह रहा है, आपके प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। देखिए, आपको प्रश्न में कह रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं को तय की गई है। आप लोग पहले से जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं। तो पदार्थ की टोटल जो आपके 5 अवस्थाएं होते हैं। कितनी अवस्थाएं होते हैं? 5 अवस्थाएं। तो वो कौन कौन सा अवस्था होता है? आपका पदार्थ का पहला जो अवस्था होता है आपका ठोस, दूसरा अवस्था आपका द्रव होता है, तीसरा अवस्था आपका गैस होता है, और पदार्थ का जो चौथा अवस्था होता है वो आपका होता है प्लाज्मा अवस्था होती है। जबकि पदार्थ की 5वां अवस्था आपका होता है बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ के टोटल जो आपके 5 अवस्था होते हैं। जैसे पहला अवस्था आपका ठोस है, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था, और 5वां अवस्था का नाम आपको क्या है? बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आपको कह रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था को तय की गई है। तो अभी तक जब वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की टोटल 5 अवस्था की खोज की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आपका आंसर जो होगा आपका 5। तो याद करेंगे पदार्थ की टोटल कितनी अवस्था है? आपकी 5 अवस्था है। तो आइए प्रश्न संख्या बात करते हैं आपकी 12 की ओर। तो देखिए, आपके प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो आप लोग जानते हो कि पदार्थ की जो है अवस्था में जो है आपको गैस अवस्था में क्या होता है? आपको विसरण क्रिया सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस पदार्थ को कहीं भी अब छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? वायुमंडल में तुरंत ही फैल जाते हैं। जबकि द्रव पदार्थ जो है धीरे धीरे फैलता है, वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। जब गैस पदार्थ जो आपको फास्ट से क्या होता है? वो वायुमंडल में फैलता है, ज़्यादा विकसित होता है। तो इसलिए प्रश्न का जो आपका आंसर होगा नहीं वो क्या होगा कि गैस में। तो गैस में जो है विसरण जो है आपको अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका? गैस। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग गैस। तो गैस में क्या होता है? विसरण आपको अत्यधिक तीव्रता से होता है। आपको नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्रश्न 13 में कर रहा है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। तो आप लोग जानते हो कुछ मिश्रण जो है आपके मिश्रण जो आपको पहले 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण आपका समंगी होता है और आपके मिश्रण दूसरा मिश्रण जो आपका विषमंगी होती है। मिश्रण आपका टोटल 2 प्रकार के होते हैं, समंगी मिश्रण और विषमंगी मिश्रण। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि मिश्रण जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मिश्रण का प्रकृति में डैश हो सकता है। तो देखिए, मिश्रण जो है कुछ मिश्रण आपके समंगी होते हैं, कुछ मिश्रण आपके विषमंगी होते हैं। जैसे कि आपको चीनी और पानी का मिश्रण जब लेते हैं तो चीनी क्या होता है? पानी में आपका पूर्ण रूप से घुल जाता है। जबकि आपका पानी और तेल का जब मिश्रण को लेते हैं तो पानी में क्या होता है? तेल ऊपर हल्का होने के कारण जो है तेल ऊपर में तैरता, पूर्ण रूप से घुलता नहीं है। इसलिए जो चीनी और पानी का जो मिश्रण जो होता है वो समंगी होता है, जबकि पानी और तेल का जो मिश्रण होता है वो आपका विषमंगी होता है। इसलिए मिश्रण जो है आपका दोनों प्रकार का हो सकता है, समंगी हो सकता है, विषमंगी हो सकता है। इसलिए आपके ऑप्शन में जो प्रश्न में दिया होगा, ऑप्शन जो होगा नहीं उसमें समंगी दिया रहता है, विषमंगी दिया रहता है, समंगी और विषमंगी दोनों रहता है। या तो आपको चौथा में से कोई नहीं होगा। तो क्या आपको ऑप्शन का टिक कीजिएगा, आपको इसमें समंगी और विषमंगी दोनों, क्योंकि मिश्रण जो आपको 2 तरीके के होते हैं, एक समंगी होते हैं और दूसरे फिर विषमंगी होते हैं। इसलिए मिश्रण जो है वो 2 तरीका से प्रकृति में हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आपको होगा नहीं? समंगी और विषमंगी। इस प्रश्न का आंसर लिखिएगा नहीं समंगी और विषमंगी। समंगी और विषमंगी दोनों हो सकता है। इसलिए जो मिश्रण प्रकृति में जो है समंगी और विषमंगी दोनों हो सकता है। ये चीज आप लोग को याद रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या बात करते हैं 14 को। प्रश्न के 14 में कहा है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यह प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, कोई भी द्रव पदार्थ से जब ठोस अवस्था में जो परिवर्तित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका? हिमीकरण। तो इसका आंसर लिखिएगा हिमीकरण। तो जो है द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हिमीकरण कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर के 15 में कह रहा है किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। कहता है किस वैज्ञानिक ने जो आपको स्थिर अनुपात के नियम को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। तो स्थिर अनुपात के देखिए, आपके स्थिर अनुपात के नियम को जो प्रतिपादित किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? आपको जोसेफ प्राउस्ट। तो जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? आपके स्थिर अनुपात के नियम को दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर आपको होगा जोसेफ प्राउस्ट। इसको आंसर लिखिएगा
जोसेफ प्राउस्ट। तो जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक थे जो आपके स्थिर अनुपात नियम को क्या था दिया था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न के 16 करार उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तो कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जो है गैस जो है सीधे ठोस में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। उस प्रक्रिया का नाम हम लोग क्या जानते हैं डिपोजिशन। इसका आंसर क्या आपको होगा, तो इसका आंसर जो आपको होगा नहीं डिपोजिशन। इस प्रक्रिया के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं डिपोजिशन। तो उस प्रक्रिया का नाम कहता है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है डिपोजिशन। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करा प्रश्न 17 में करा है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को क्या कहा जाता है। यहाँ प्रश्न क्या कहा आपको, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को क्या कहा जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के समतुल्य जो है वो प्रतिद्रव कण को जो हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिट्रॉन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है पॉजिट्रॉन। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा पॉजिट्रॉन। उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिट्रॉन। तो आंसर क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, पॉजिट्रॉन की खोज तो आपको एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, तो पॉजिट्रॉन की जो खोज किया था आपका एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आइए प्रश्न संख्या आपको बात करते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 में कहा कि शब्द परमाणु की खोज किसने किया। तो शब्द जो है आपको परमाणु खोज किसने किया था, शब्द परमाणु की जो खोज किया था वो आपको डेमोक्रिटस नामक वैज्ञानिक ने परमाणु की जो है खोज किया था। तो इस प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा डेमोक्रिटस, क्योंकि डेमोक्रिटस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था आपको परमाणु की खोज किया था। तो परमाणु शब्द की खोज किसने किया था आपको, तो डेमोक्रिटस। इसका आंसर क्या लिखिएगा नहीं डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था आपका नहीं परमाणु शब्द की खोज किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस नामक वैज्ञानिक क्या किया था आपका परमाणु शब्द की खोज किया था। आगे प्रश्न संख्या फिर नेक्स्ट बात करते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने ऋणात्मक आवेश होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो क्या होते हैं आपके ऋणावेशित कण होते हैं। पदार्थ जो टोटल जो है 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित कण होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर जो आपको ऋणात्मक आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋणात्मक आवेश होते हैं। और आपको इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो आपको जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और पदार्थ के जो दूसरा कण जो होते हैं वो आपको होता है प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन एक क्या होता है धनावेशित कण होते हैं, जिस पर आवेश भी आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, बशर्ते वो क्या होता है आपका उसमें धनात्मक आवेश होते हैं। जिसका जो है प्रोटॉन की खोज जो किया था आपका रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जो है पदार्थ के तीसरा कण जो होता है वो न्यूट्रॉन जो होते हैं, वो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज जो है जेडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और न्यूट्रॉन पर जो है आपका कोई आवेश नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन क्या आपका न्यूट्रॉन एक जो आवेशहीन कण है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, जिसकी खोज जो है जेडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ प्रश्न आपको क्या कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो है आवेश होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक आवेश होता है कितना होगा ऋणात्मक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो होता है ये क्या होता है ऋणात्मक आवेश होता है। यहाँ तक ऋणात्मक लिख दिया, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं देना कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ जो प्रश्न में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होते हैं, ऋणात्मक आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो है इलेक्ट्रॉन पर आपका ऋणात्मक चार्ज होता है। इस प्रश्न का आपका आंसर इतना हो गया। आइए प्रश्न से बात करते हैं 20 की ओर। प्रश्न की 20 में कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्वों में कितने सेल होते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि परमाणु संख्या 13 जो है किस तत्व की होती है। परमाणु संख्या 13 जो है आपका एल्युमिनियम की होती है, यानी यहाँ पे एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, एल्युमिनियम का संकेत जो आपको होता है Al होता है, यानी एल्युमिनियम परमाणु संख्या कितना है 13 है।
तो कहता है परमाणु संख्या 13 तत्व है, तो इस तत्वों में कितने सेल होते हैं, तो इसमें कितना सेल होता है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। देखिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, किसका, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपका 2 8 3। तो देखिए इसमें जो है 2 जो है इसमें ये हो गया आपको, और जो है किसी भी तत्व के जो है कक्षा को जो है K11 से सूचित किया जाता है। तो यहाँ देखिए ये हो गया पहला कक्षा K होता है, उसके बाद L होता है, उसके बाद M कक्षा होता है। तो इसमें कितने कक्षा आ गया, कितने सेल हो गया, तो 1 2 3। तो इसमें 3 सेल आ गया KLM, टोटल इसमें 3 सेल आ गया। तो इसलिए जो है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल हो गए, तो इसमें 3 सेल हो गए। क्योंकि देखिए आपको K हो गया, L हो गया, M हो गया। KLM है, तो 1 2 3, इसमें कितना सेल आ गया, 3 सेल आ गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर आपको क्या होगा, 3। इस प्रश्न का आंसर लिखिएगा 3, क्योंकि जो है परमाणु संख्या 13 वाले जो तत्व के कितने सेल होते हैं, तो 3 सेल होते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका 3। तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और कल की क्लास का वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, जो कि आप यहाँ से इस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज तक क्लास हमको यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।